हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान का फाइनल मॉडल पेपर का चौथा मॉडल पेपर को देखेंगे। इस मॉडल पेपर में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोस्तों इनके साथ साथ ये सभी प्रश्न आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले 2023 में, तो ये आपका फाइनल एग्जाम का फाइनल रिवीजन वीडियो कर सकते हैं या फिर फाइनल मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसी मॉडल पेपर से जो है ना काफी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, जो भी विद्यार्थी 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी 480 प्लस मार्क्स लाना है तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है, तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जो है ना जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलेगा, जुड़ने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, बिल्कुल क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे आज के फर्स्ट नंबर पर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए इसका उपयोग हरगिज नहीं कर सकते हैं। इनके अलावा लेंस बनाने के लिए किस किस का उपयोग कर सकते हैं? जल का उपयोग होता है, प्लास्टिक का उपयोग होता है, कांच का उपयोग होता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग जो है ना लेंस बनाने के लिए नहीं होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड किसी भी माध्यम में जो अपवर्तनांक होते हैं ना, इसका जो वैल्यू होता है sin i अपॉन sin r के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि इसका मान क्या होता है दोस्तों? कांस्टेंट होता है। और दोस्तों अपवर्तनांक को हम लोग म्यू या एन के द्वारा दिखाते हैं, इसका मान क्या होता है? नियत होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। और दोस्तों इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहां sin i क्या होते हैं? आपतन कोण की जया होता है और दोस्तों ये sin r क्या होती है? अपवर्तन कोण की जया होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए जो सुस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है ना, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये थोड़ा उल्टा होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो भी व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को साफ साफ दिखता है, परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं दिखता है। और दोस्तों दूरदृष्टि व्यक्ति को जो है ना उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों जो भी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना, तो उस व्यक्ति को निकट की वस्तुओं को स्पष्ट दिखता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं दिखता है। इस कंडीशन में वो लोग क्या करते हैं कि अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग कर लेते हैं और उसका क्या कर देते हैं दोस्तों? उपचार कर देते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड आपको बताना है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न
श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग यानी कि किस रंग का झुकाव अधिक होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, जब भी हम लोग श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो पर्दे पर जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त होती है ना, तो उसमें जो कलर होते हैं, जो बैंगनी कलर होते हैं यानी कि जो वायलेट कलर होते हैं ना, इसका झुकाव सबसे ज्यादा होते हैं यानी कि अधिकतम होते हैं। और दोस्तों ये जो लाल रंग का जो झुकाव होते हैं ना, सबसे कम होते हैं, लेकिन इसका तरंगदैर्ध्य क्या होते हैं दोस्तों? सबसे ज्यादा होते हैं। और दोस्तों ये लाल रंग का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? खतरे के सिग्नल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा था कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिकतम होता है? तो ये बैंगनी रंग का झुकाव सबसे ज्यादा होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, ये जो कुंडली होते हैं यानी कि जो कॉइल होते हैं ना, इसमें ना तो प्लस होते हैं और ना ही माइनस का चिन्ह होते हैं, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए वो आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में संयोजन प्रतिरोधों का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है? आर बराबर जो होते हैं R1 प्लस R2 होते हैं, यानी कि जितना प्रतिरोध होगा उतना यहाँ पे जोड़ेंगे। इसको श्रेणी क्रम में कुछ इस प्रकार जोड़ा जाता है R1 प्लस R2। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो R1 है ना, ये आपका पहला प्रतिरोध है जो कि 10 ओम दिया गया है। और दोस्तों ये जो 20 ओम है ना, ये आपका दूसरा प्रतिरोध है जो कि R2 है। तो यहाँ पे बारी बारी से दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? 10 प्लस 20 कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 30 ओम हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना डेली धमाकेदार क्लास होते रहता है, ठीक है। तो क्लास को बिल्कुल संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ्स का प्रश्न है, यानी कि फिजिक्स के मैथ्स का न्यूमेरिकल प्रश्न है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, विभवांतर यानी कि भी का मान कितना दिया गया है? 12 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो कूलम यानी कि आवेश है, जिसको हम लोग किसके द्वारा दिखाएंगे? क्यू के द्वारा दिखाएंगे। तो इसका मान कितना है दोस्तों? 2 कूलम है, यानी कि 2c है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कार्य यानी कि W पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड इसके लिए स्पेशली फॉर्मूला होता है W बराबर क्या हो जाएगा? VQ हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे? दोनों को गुना कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग 12 को जब 2 से गुना करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि कार्य का ऐसा मतलब क्या होते हैं? जूल होते हैं, यानी कि 24 जूल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज काम करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं ना, ये धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, किसी भी नरम लोहे को जब धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रखेंगे तो क्या बनेगा? विद्युत चुंबक बनेगा, जो कि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि 1 kWh तुल्य, कहने का अर्थ है कि 1 किलोवाट आवर जो बराबर होते हैं ना, किसके बराबर होते हैं? 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल के बराबर होते हैं, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में आप कह सकते हैं 36 लाख जूल। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि नाभिक की ऊर्जा
प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो फ्रेंड नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होते हैं, यूरेनियम आवश्यक होते हैं, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि H2 और O2 मुक्त होता है। सही बात है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयनों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है जल पर, ठीक है। तो यहाँ पे जल का अपघटन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जल का अनुसूत्र क्या होता है, H2 होता है। तो इसका आपसे पूछ रहा है कि इसका आयनों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कितना आयन है दोस्तों, 2 आयन हो जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ परमाणु कितना, 1 है, यानी कि 2:1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि आपको बताना है कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए भोजन का पचना और पकाना, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जिसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है ना क्या होगा दोस्तों, इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि रासायनिक समीकरण Fe+H2O टेंड्स टू Fe3O4+H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या क्या होगी। काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए इस रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से बैलेंस करते। तो यहाँ पे Fe3 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रतीक कारक में भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लगा देंगे, तो Fe3 हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रतीक कारक में देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन प्रतिफल में 4 है। तो यहाँ पे भी प्रतीक कारक में कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए ऑक्सीजन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 4 लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग 4 लगा देते हैं। तो 4 दूना 8 हो जाएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी 4 दूना 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 लगा देते हैं। तो अब ये हो गया संतुलित, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो 4 H2O। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो जल है ना, इसमें कितना अणुसूत्र है, 4 है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि सोडियम क्लोराइड को जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे क्लोरो क्षार प्रतिक्रिया, यानी कि प्रतिक्रिया। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि चीनी का आणविक सूत्र क्या होगा। तो फ्रेंड चीनी का जो रासायनिक सूत्र या फिर आणविक सूत्र जो होते हैं ना, C12H22O11 होते हैं, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि हमारे शरीर जो है ना किस pH प्रास के बीच कार्य करता है, ठीक है। तो फ्रेंड हमारे शरीर का जो pH वैल्यू होते हैं ना, कितने होते हैं, 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है हमारा शरीर का pH वैल्यू, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। 7 में से भी आपको याद होना चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको बताना है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए लिथियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हम लोग दोस्तों सोडियम को भी चाकू से काट सकते हैं और पोटेशियम को भी चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो आयनिक यौगिक होगा ना, कौन सा होगा वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे CaCl2 क्या होगा, आयनिक यौगिक होगा। इसमें क्या है, प्लस आयन और ऋण आयन दोनों आयन है, यानी कि धनायन और आपका ऋण आयन दोनों आयन है, प्लस आयन और यहाँ पे नेगेटिव आयन। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो उपधातु होगा ना Sb, यानी कि एंटीमनी हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। तो बोहर ने किया था। किसने किया था, बोहर ने। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए।
चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ना, कैल्शियम कार्बाइड जो है ना जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, तो इथाइन देता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन समायवी है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो समायवी होगा ना क्या होगा, C2H5OH होगा और इनके साथ साथ CH3O हो जाएगा, यानी कि ये जो है ना समायवी हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे देखिएगा वर्ग प्रथम के तत्व क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे वर्ग प्रथम के तत्व क्या कहलाते हैं, क्षार धातु कहलाते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया 30.5 कैलोरी जूल प्रति मोल हो जाएगा, यानी कि श्वसन यहाँ पे देखिएगा पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 30.5 कैलोरी जूल प्रति मोल, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो फ्रेंड यहाँ पे जाइलम का जो काम होते हैं ना क्या होते हैं, जल का वहन होते हैं, ठीक है। जल का वहन के लिए इसका कार्य होते हैं। और दोस्तों जो फ्लोएम होते हैं ना ये भोजन का वहन के लिए इसका कार्य होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि खुला परिसंचरण तंत्र जो है ना किस में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए तिलचट्टा यानी कि जो कॉकरोच होते हैं ना इसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि प्रतिवर्त क्रिया क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो प्रतिवर्त क्रिया हो जाएंगे क्या क्या हो जाएंगे, देखिएगा ध्यानपूर्वक, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे लार का आना, रक्तदान और हृदय गति ये सभी क्या हो जाएंगे, प्रतिवर्त क्रिया के उदाहरण है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोमल मस्तिष्क से सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो कोमल मस्तिष्क होते हैं ना कहाँ पे सुरक्षित रहते हैं, तो ये जो सुरक्षित रहते हैं ना मस्तिष्क गुहा में सुरक्षित रहते हैं, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो फ्रेंड ये जो तंत्र की कोशिका होती है ना सबसे लंबी कोशिका होती है, इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको बताना है, देखिएगा कि मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होते हैं ना किस में होते हैं। तो फ्रेंड मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होते हैं, ईस्ट में होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो अमीबा होते हैं ना द्विखंडन किस में होते हैं, अमीबा में होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि फूल में नर जनन अंग होता है, ठीक है। तो फ्रेंड फूल में जो नर जनन अंग होते हैं ना क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहेंगे दोस्तों, ऑटोसोम कहेंगे, ठीक है। और आपके एग्जाम में पूछे जाए कि मनुष्य के 23वें जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, तो लिंक क्रोमोसोम कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये करा है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख है, ठीक है। तो फ्रेंड ये पक्षी और चमगादड़ के पंख क्या है, समजात अंग है। इसे आपको याद होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाएंगे, शाकाहारी कहलाएंगे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ओजोन का अणुसूत्र क्या होते हैं, वो 3 होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया। इसीलिए सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि पेट्रोलियम का उपयोग होता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो मोटर वाहन में होते हैं, जलायन में होते हैं और वायुयान में होते हैं, यानी कि ये सभी में होते हैं
जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में है, इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोयला का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड कोयला कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो पौधे से प्राप्त होती है, सभी को पता होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो फ्रेंड ये जो आई स्क्वायर आर है ना, ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको बताना, देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी कर रही है। ठीक है, यानी कि घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा इसका जो सही और सटीक आंसर होगा ना क्या होगा, वही आपको बता देना है। तो काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो है ना दोस्तों आधे मतलब क्या होते हैं, परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है। तो यहाँ पे पुनरुद्ध भवन का जो उदाहरण होगा ना दोस्तों क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। ठीक है, अमीबा जो होते हैं ये अमर प्रोटोजोआ होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अजैव निम्न करने कचरा है। तो फ्रेंड यहाँ पे अजैव निम्न करने कचरा क्या हो जाएगा, थर्माकोल हो जाएंगे। इनके साथ साथ आपका क्या क्या होते हैं जो मिट्टी में अपघटन नहीं होगा, डीडीटी हो जाएंगे, उसके बाद पॉलीथीन हो जाएंगे। लेकिन इनके साथ साथ टिश्यू पेपर हो गया, केले के छिलके हो गए, ये दोनों का क्या हो जाएगा दोस्तों, मिट्टी में अपघटित हो जाएंगे। यानी कि ये क्या है, जैव निम्न करने कचरा है। लेकिन अजैव निम्न करने कचरा क्या क्या हो जाएंगे, थर्माकोल, डीडीटी, पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सब होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि टिंडल प्रभाव जो है ना प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फ्रेंड जो टिंडल इफेक्ट होते हैं ना, ये प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है, तो प्रकाश की प्रकीर्णन परिघटना को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। ठीक है, तो फ्रेंड पुष्प का जो नर जनन अंग कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, पुंकेसर कहलाते हैं। और दोस्तों पुष्प का जो मादा जनन अंग क्या कहलाते हैं, जयांग कहलाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये जो विरंजक चूर्ण होते हैं इसका जो रासायनिक सूत्र होते हैं क्या होते हैं, CaOCl2 होते, क्या होते हैं, CaOCl2। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलती है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि निम्न में कौन सा, यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे गंगा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों गंगा प्रदूषण के लिए जो उत्तरदायी नहीं होते ना, क्या होते हैं, गंगा में मछली पालना। इनके साथ साथ अगर आप इनके अलावे गंगा में कपड़ों को धोते हैं और इसे क्या करते हैं कि अध जले शव को बहाना, और इनके साथ साथ रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करते हैं, तो ये क्या होते हैं, गंगा में प्रदूषण हो सकता है। लेकिन गंगा में मछली पालिएगा तो उससे क्या होगा दोस्तों, गंगा में प्रदूषण नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टूथपेस्ट कहते हैं, ये प्राय होता है। तो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरीन के परमाणु की बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 17 होती है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता ये भी होना चाहिए कि किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जो प्रथम कक्षा होते हैं उसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर दूसरी कक्षा में आपका 8, फिर तीसरी कक्षा में 18 या फिर उससे कम। तो यहाँ पे 8 2 10 हो गया, तो यहाँ पे आपको 17 पूरा करना है। तो यहाँ पे लास्ट में अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 7 भरेंगे, तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है,
तो क्लोरीन के बरातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में होगा। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड आपको बताना है कि सुरंगम जो है ना किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो ये केरल की जल संग्रहण व्यवस्था है, इसे आपको याद होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो नीले रंग होते हैं ना, इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होते हैं, और यही नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण हमें आसमान का कलर कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं ना, इसका जो एसआई यूनिट होते हैं क्या होते हैं, कूलम होते हैं। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। और दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होते हैं। और विद्युत विभव या फिर विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य अनुसंतुलित रक्त दाब होता है, ठीक है। तो फ्रेंड ये सामान्य अनुसंतुलित जो रक्त दाब होते हैं ना, कितने होते हैं, 80 mm होते हैं, ठीक है, 80 mm HG कह सकते हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि रक्त दाब मापने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं, तो स्पाइगेनोमैनोमीटर से क्या किए जाते हैं, रक्त दाब मापे जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। तो फ्रेंड है यहाँ पे पादप हार्मोन जो हो जाएंगे ना, साइटोकाइनिन हो जाएंगे। इनके अलावा आपका जिबरेलिन्स भी है, उसके बाद एसिटिक है, उसके बाद एथिलीन भी है, ठीक है, और भी होते हैं जैसे कि जिबरेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एथिलीन, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो फ्रेंड है तो सबसे पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए कि चालक का प्रतिरोध जो है ना किन किन बातों पर निर्भर करते हैं। तो चालक की लंबाई पर निर्भर करते हैं, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करते हैं, और चालक के तापमान पे भी निर्भर करते हैं। लेकिन चालक में प्रभावित विद्युत धारा की मतलब विद्युत धारा पर निर्भर हरगिज नहीं करती। इसीलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड धोबिया सोडा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धोवन सोडा भी कहते हैं या फिर वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होते हैं क्या होते हैं, Na2CO3 10H2 होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। धोने के सोडे में कितने आणविक सूत्र होते हैं जल का, तो यहाँ पे 10 आणविक सूत्र होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि रुधिर का कौन सा अवयव जो है ना दोस्तों रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं कि रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे जीवाणु जनित रोग कौन नहीं है वही आपको बता देना है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये मस्सा जो है ना जीवाणु जनित रोग नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। तो फ्रेंड अगर आप मोटरसाइकिल से चलते हैं तो इससे क्या होगा, पर्यावरण में प्रदूषण फैलेगा, इससे पर्यावरण हमारा बिल्कुल अनुकूल नहीं है। इनके अलावा पैदल चलना, साइकिल से चलना, इससे क्या है हमारा पर्यावरण अनुकूल है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो ऐसे में तो ये जो सोडियम एलिमेंट होते हैं, जो धातु होते हैं ना, इसका गलनांक क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं। और दोस्तों ये जो होते हैं ना आपका क्या होते हैं कि इसको किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं सोडियम को, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फ्रेंड ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो फ्रेंड है यहाँ पे जी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जर्मनियम कहेंगे, ये क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कराए कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे अधातु पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपका ब्रोमीन एक प्रकार का धातु है, ठीक है। और मरकरी जो है दोस्तों धातु ये कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो है ना दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। तो यहाँ पे देखिएगा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत, जिससे हमारा पर्यावरण जो है ना दोस्तों उसका संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, जो जैसे कि प्राकृतिक गैस एलपीजी क्या है दोस्तों, इससे इसको अगर हम जलाएंगे तो इससे क्या होगा, इसका दहन जब करेंगे एलपीजी का तो इससे जो है ना दोस्तों धुआं नहीं निकलती है, ठीक है। यानी कि इससे किसी भी तरह का हानिकारक गैस नहीं निकलती है, ठीक है। इससे हमारा पर्यावरण
क्या होगा दोस्तों, बिखरेगा नहीं, ठीक है। इनके अलावा कोयला को जलाते, लकड़ी को जलाते, इससे क्या होते हैं, भारी मात्रा में क्या होते हैं, धुआं निकलती है। इससे हमारा पर्यावरण को क्या होता है दोस्तों, सोच नहीं रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं, पर्णहरित आवश्यक होते हैं, सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तीनों आवश्यक होते हैं। इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा H2O भी आवश्यक होते हैं, जल भी आवश्यक होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR होते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन जो है ना एक लिंगी पुष्प है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिंगी पुष्प कौन सा होना चाहिए वही आपको बताना है। तो ऐसे में तो ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे पपीता पुष्प क्या हो जाएंगे, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है ना उभयलिंगी जंतु है। तो यहाँ पे जो केचुआ है ना दोस्तों उभयलिंगी जंतु, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन जो है ना निम्न में से कौन है। तो ये जिबरेलिन जो है ना दोस्तों पादप में वृद्धि हार्मोन है, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है ना सबसे सरल यौगिक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो मीथेन है ना ये सबसे सरलतम यौगिक होते हैं हाइड्रोकार्बन के, इसलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि संगमरमर जिसको हम लोग क्या कहते हैं मार्बल कहते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र होते हैं क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं जो कि CaCO3 होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो फ्रेंड है आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश प्रतीत होता है ना कैसा प्रतीत होते हैं, नीला प्रतीत होते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आंतरिक यात्री है तो आकाश काला प्रतीत होंगे, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए प्रश्न एक रहा है कि मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है, तो परम मस्तिष्क से निकलता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगा कि यहाँ पे आपको बताना है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है दोस्तों, जब भी ओवरलोडिंग होता है ना तो उस समय इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू होते हैं उस सर्किट में क्या होते हैं बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो किसी भी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है ना 2n² के रूप में होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगा कि ओजोन परत जो है ना किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये जो पराबैंगनी विकिरण होते हैं ना इससे पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। और दोस्तों ओजोन परत से हमें कौन सा बीमारी हो सकती है, तो त्वचा कैंसर हो सकती है, ठीक है, त्वचा कैंसर हो सकती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो द्विआबंध यानी कि डबल बॉन्डिंग होते हैं। इसलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारे शरीर का जो pH वैल्यू होती है दोस्तों कितना होते हैं 7 से 7.8 होती है, यानी कि 7 यहाँ पे देखिएगा 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है हमारा शरीर pH का। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का जो अधिकांश अपवर्तन होता है ना दोस्तों कहाँ पे होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, इसीलिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान का फाइनल एग्जाम का फाइनल मॉडल सेट को पढ़ चुके हैं। जो भी विद्यार्थी फाइनल मॉडल सेट को पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से
तो उसके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और इनके साथ साथ इंटरनेट वाला मॉडल पेपर को भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अगर आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं मैट्रिक एग्जाम 2023 में, ठीक है। और दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे जो विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से आप क्लास को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए। जो विद्यार्थी नए हैं तो यहाँ पे डेली रात्रि 9 बजे क्लास होगी और यहाँ पे 1 बजे दोपहर में भी क्लास होगी। तो और यहाँ पे आपका जो है ना दोस्तों शाम 6 बजे भी क्लास होगी। तो ये सभी क्लास को आप जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे कल के क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना है। थैंक यू। वंदे मातरम।